So hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So today we are going to do the chapter that is organisms and population. So इस chapter में हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करनी है. एंड ये चैप्टर क्वाइट लेंदी होने वाला है. हमारे इकोलॉजी का सेक्शन जो है उसमें थोड़ा बड़ा चैप्टर ये होता है. बायोडाइवर्सिटी तो फिर भी छोटा होता है, इकोसिस्टम मिडवे कहीं लाई करता है, बट ये चैप्टर क्वाइट लेंदी है, तो इसको आप पार्ट्स में कर करके पढ़ सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स बिगिन. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है. तो मैक्रोमोलिकुलर लेवल से लेकर के सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, जिससे इंडिविजुअल बनेगा. एंड देन पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटीज़ बनाता है, जिससे एक हमारा इकोसिस्टम बनेगा. एंड देन फाइनली बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर के बायोम बना देते हैं. ठीक है. At any level of biological organization, we can ask two type of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing, or why does the bird sing? The how type questions seek the mechanism behind the process, while the why type questions seek the significance of the process. For the first question in our example, the answer might be in terms of operation of the voice box. तो बुलबुल क्यों सिंग करती है, बिकॉज कैसे सिंग करती है, तो वो वॉइस बॉक्स उसका सीरिंग्स जिसको हम कहते हैं वो ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से वो सिंग कर पाती है. एंड द वाइब्रेटिंग बोन्स इन द बर्ड्स, राइट. अब वो सिंग क्यों करती है, बिकॉज इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है विद द पार्टनर इन ऑर्डर टू मेट फॉर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, राइट. रिप्रोडक्शन के लिए भी इसको कम्युनिकेट करना रहता है. व्हेन यू observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो जनरली वाइट इसलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनको ईजिली स्पॉट कर पाए, राइट. हाउ डज़ द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर? इनमें कुछ अब सेंसर्स होंगे. वाई डज़ द कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स? प्रोटेक्शन के लिए. हाउ डज़ द चिक स्पर्स रिकग्नाइज हर ओन मदर? वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ कुछ इम्प्रिंटिंग्स होते हैं, कुछ पेंटिंग्स होते हैं उस मदर के ऊपर, कलर कॉम्बिनेशंस जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सो ऑन. क्लियर. नाउ you have already learnt in previous classes that ecology is the branch of science which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical, that is abiotic environment. तो इकोलॉजी कौन सी ब्रांच है जो स्टडी करती है अबाउट इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज़ इंडिविजुअल्स जो हो गए वो एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज़ लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, है ना. अब उनकी इंटरेक्शन फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हो रही होती है, दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट के साथ हो रही है. उसको हम जब स्टडी करते हैं उस रिलेशनशिप को, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न होती है विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो 4 लेवल्स पे ये इकोलॉजी हम देखते हैं. पहला ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड देन बायोम्स. यही सीक्वेंस भी होता है. पहले ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटीज़ बनाएंगे, एंड देन बायोम बन जाता है. इकोसिस्टम से बायोम बन जाता है. इज़ इट क्लियर. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इकोलॉजी कितने लेवल्स पे कंसर्न होती है. सो इट इज़ 4 लेवल्स: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स, राइट. Organism and its environment. Ecology is at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only the survival but also reproduction. तो इकोलॉजी अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर बात करें तो वो क्या होती है, वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होती है. फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मतलब वो हमें बताती है कि वो उसकी एडेप्टेशंस क्या हैं, एंड ऑल्सो वो हमें बताती है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, लाइक दैट. You may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of the axis causes annual variation in the intensity and duration of the temperature, resulting in distinct seasons. तो हमारे में अलग अलग सीजन्स क्यों होते हैं, विंटर, समर, ये सब क्यों सीजन्स आते हैं, ये क्यों होता है, बेसिकली बिकॉज हमारा प्लैनेट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एंड वो टिल्टेड भी होता है, जिसकी वजह से एनुअल वेरिएशंस आएंगी प्लैनेट की कंडीशंस पे, एंड उस पर लाइट फॉल पे वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से कभी विंटर कभी समर ये सीजन्स आते हैं. सो दीज वेरिएशंस टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, दे रिमेंबर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन किसको हम बोल रहे हैं, स्नो अलॉन्ग विद जो भी
प्रेसिपिटेट होकर के रेनफॉल हो रहा है, उसके साथ हम स्नो को भी कंसिडर करते हैं प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास एनुअल वेरिएशंस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट एंड ऑल्सो टिल्ट अराउंड द एक्सिस, उनको मिला करके प्लस जो वेरिएशंस हमारे प्रेसिपिटेशन के अमाउंट में आ रहे हैं वो अकाउंट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ बायोम्स। अर्थ पे बहुत अलग अलग टाइप के बायोम्स बनते हैं, इनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं। अलग बायोम्स जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, तुंद्रा, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, राइट। अब इस चार्ट में क्या दे रखा है हमें और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पहले तो हमें वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिया है इन डिग्री सेल्सियस एंड एक्स एक्सिस पे मीन प्रेसिपिटेशन वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ एनुअल वैल्यू दे रखी है ना, जिसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। एक्चुअली रेन गेज होता है जिसके अंदर पानी जितना भरता है उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं, जितने सेंटीमीटर वो पानी उसमें भरेगा मतलब उतने सेंटीमीटर की रेन हुई है एनुअली, है ना। तो यहाँ पे मीन एवरेज टेम्परेचर है, यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन है। इसमें मेजर हमें आई गेस 6 बायोम्स शो करे गए हैं। तो सबसे पहला तो डेजर्ट है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन का अमाउंट बिल्कुल ही कम है और ये सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में है एंड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, दैट इज़ अप टू 5 से लेकर के 25 तक रहता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, ये आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा जहाँ पे टेम्परेचर -10 तक भी जाता है। तो ये तो सबसे कोल्ड स्टेट वाली कंडीशंस हो जाते हैं ना, ये कभी कभी पर्मा फ्रॉस्ट रहते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट फ्रीजिंग स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं ये बायोम्स। देन हमारे पास आता है ग्रासलैंड्स जो डेजर्ट के साइड में होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो जहाँ पे रेन एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होगा उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देन टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं जहाँ पे सब कुछ एवरेज सा होता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन भी एवरेज एंड टेम्परेचर भी मॉडरेट ही होगा। देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन भी ऑलमोस्ट ज़्यादा हो रही होती है, ये ऑलमोस्ट आधे पॉइंट पे हमारे ग्राफ के आते हैं 250 के ऊपर। तो इससे आप याद रख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। एग्जैक्ट हमें डाटा तो नहीं याद रखना बट वी शुड हैव द रैंडम आइडिया अगर लेवल करना है तो यहाँ पे हमें लेवलिंग्स आनी चाहिए कि अलग अलग बायोम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। नाउ the regional and local variations within each biome leads to the formation of a wide variety of habitats। अलग अलग हैबिटेट्स क्यों बन जाते हैं डिफरेंट बायोम्स में, पहला तो रीजनल वेरिएशन की वजह से एंड दूसरा लोकल वेरिएशंस जो वहाँ पे आती हैं उनकी वजह से। क्लियर। ऑन द प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट ओनली इन द फेवरेबल हैबिटेट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ सकता है कि हमारे पास अर्थ पे लाइफ सिर्फ फेवरेबल एनवायरनमेंट में ही नहीं एग्जिस्ट करती बट ऑल्सो इन द एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंटियल स्ट्रीम्स, पर्माफ्रॉस्ट या स्नो लेडन हमारे पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर भी लाइफ थ्राइव करती है। हाई माउंटेन टॉप्स पर भी होते हैं थर्मल स्प्रिंग, द स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, ये कुछ हैं जहाँ पर लाइफ अभी भी सर्वाइव करती है। एंड इवन हमारे इंटेस्टाइन जो है ये यूनिक है बिकॉज ये यूनिक हैबिटेट है बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स के लिए, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नाउ थ्रू दिस डायग्राम्स हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन से बायोम की पिक्चर डिपिक्ट करी गई है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले सी कोस्ट है, ये तो देख कर पता चल जाएगा, एंड दिस विल बी डेजर्ट जो इजी टू आइडेंटिफाई है, एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होगा उसमें तो कुछ बड़े बड़े ट्रीज़ एंड क्लाउड्स हैं। डेसिडुअस में सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रीज़ शो करे गए हैं। द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स वो क्या होते हैं वो अब हमें देखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, जिसकी वजह से अलग अलग बायोम्स में अलग अलग कंडीशंस अराइज करती हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट दी फिजिको केमिकल दैट इज़ एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स को हम और क्या कहते हैं, फिजिको केमिकल कॉम्पोनेंट्स, राइट। ये आपको ध्यान होना चाहिए। components alone do not characterize the habitat of an organism completely। तो एबायोटिक ही कॉम्पोनेंट सिर्फ नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैरेक्टराइज करने वाला, बट ऑल्सो द हैबिटेट इंक्लूड्स द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जैसे कि पैथोजन्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं। तो एक्चुअली कोई भी हैबिटेट की बात अगर हम करेंगे तो उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कॉम्पोनेंट्स आते ही आते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ बायोटिक कॉम्पोनेंट एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। द ऑर्गेनिजम्स had through natural selection evolved adaptations to optimize the survival and reproduction in its habitat।
तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नेचर में हमेशा ऑपरेट करता रहता है. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द चैप्टर इवोल्यूशन, यू मे गो एंड चेक. तो उसमें हमने क्या देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन कॉन्स्टेंटली ऑपरेट करता है हमारे सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म बेटर फिट होता है, दैट इज़ मोस्ट रिप्रोडक्टिवली फिट होता है, वो सेलेक्ट होता जाता है नेचर के थ्रू, एंड उसकी सर्वाइवल की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उसके हैबिटेट में. नाउ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नीच के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन. तो नीच होता क्या है, जब हर एक ऑर्गेनिज्म इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस में लिव करता है एंड उसकी एक अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड सारी चीज़ों को टॉलरेट करने की लिमिटेशन आ जाती है, डाइवर्सिटी इन इट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन आ जाता है, देन अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल यूनिट इज एज अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल भी उसका पता हो जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम में. तो उस चीज़ को मिला करके हम क्या कहते हैं, नीच कहते हैं. नीच या तो निश भी कहते हैं इसको, ठीक है. तो निश क्या होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट वो टॉलरेट कर पाए, एंड डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे जिसको वो यूटिलाइज़ करेगा, एंड ऑल्सो उसका फंक्शनल रोल भी वहाँ पर हमें पता होगा इन दैट निश. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन कि उसके फंक्शंस को भी हम कंसिडर करते हैं निश को डिफाइन करते हुए. एबायोटिक फैक्टर्स अब डिटेल में हम देखेंगे. तो एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर जो होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया जाता है. एनवायरमेंटल फैक्टर होता है ये. एवरेज टेम्परेचर जो होता है अर्थ पे वो तो सीजनली वेरी करता ही है. जैसे कि अगर हम इक्वेटर पे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बट एज़ वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स तो टेम्परेचर फॉल करता जाता है. एंड ऑल्सो जब हम प्लेन्स पे रह रहे होते हैं तो वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट जैसे ही हम माउंटेन्स के ऊपर दैट इज़ हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो अगेन वहाँ पर टेम्परेचर फॉल करने लग जाता है. और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, सब ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से भी नीचे, दैट इज़ माइनस में भी, माइनस डिग्री सेल्सियस में भी जा सकता है पोलर एरियाज़ में. और हाई एल्टीट्यूड्स पे अभी सब ज़ीरो कंडीशंस आ सकती हैं. एंड ऑल्सो ये मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है इन द केस ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, एंड समर्स में भी इतना टेम्परेचर रीच हो जाता है. द थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी करते हैं. ये यूनिक हैबिटेट्स हैं जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो आपको स्टेटमेंट में आ सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे देखने को मिलता है. तो ये सबसे पहला तो थर्मल स्प्रिंग्स में देखने को मिलेगा, एंड ऑल्सो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है, राइट. मैंगो ट्रीज़ जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करते हैं, ठीक है. तो ये किसी भी टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं कर सकते. जैसे जर्मनी, अगर जर्मनी को बात करें तो वहाँ पे बहुत कोल्ड कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे हमें कभी मैंगो का ट्री देखने को नहीं मिलेगा. जर्मनी, कनाडा, इन सब जगहों पर मैंगो हम नहीं पा सकते. इज इट क्लियर? अनदर एग्जाम्पल क्या है, स्नो लेपर्ड्स. स्नो लेपर्ड्स अडेप्टेड हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए. तो ये केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जा सकते, दैट इज़ वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है तो उधर नहीं मिल सकते. ट्यूना फिश जो होती है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ही पाई जाती है ऑफ द ओशन, दैट इज़ ओशन के ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाई जाती है. इसको आप टेम्परेट में नहीं ढूंढ सकते, राइट. You can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of the enzyme and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organisms. तो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करता है. सबसे पहले तो उसकी जो भी एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे हैं बहुत सारे रिएक्शंस को, उनकी स्पीड को ये कम ज़्यादा कर सकता है. दैट इज़ उनको अगर हम टेम्परेचर कम दे दिए तो वो उसको डीनेचर भी कर सकता है एंड फ्रीज कर सकता है. अगर ज़्यादा दे दिया तो डीनेचर कर सकता है, राइट. सो टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स को इफेक्ट करेगा एंड ऑल्सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करेगा. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, जिनको हम यूरीथर्मल कहते हैं. एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाते हैं, जिनको हम स्टीनोथर्मल कहते हैं, ठीक है. अब यूरीथर्मल के एग्जांपल क्या क्या हो जाते हैं, वही मैमल्स आ जाते हैं सारे, है ना. बिकॉज इनके में ये कैपेसिटी है कि बहुत कम टेम्परेचर होगा तब भी मैमल सर्वाइव कर जाते हैं, हाई होता है तब भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको फ्यू ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैनी यूरीथर्मल कर दिया तो वो गलत हो जाता है, ठीक है.
The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में थर्मल टॉलरेंस हाई है तो वो डेजर्ट वाली एरियाज़ तक भी जा कर के स्प्रेड हो सकता है या थोड़ी कोल्ड रीजन्स में भी स्प्रेड हो सकता है. तो बहुत ज़्यादा लेवल तक थर्मल टॉलरेंस किस पे डिपेंड करती है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है. In the recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. है ना, वही ग्लोबल वार्मिंग अभी तो हो ही रही है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़ अफेक्ट हो रही है. तो फर्स्ट फैक्टर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर देख लिया है. नाउ द सेकेंड फैक्टर दैट इज़ एबायोटिक फैक्टर हमारे पास क्या है? वाटर. तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बिकॉज लाइफ जो है हमारी अर्थ पे ही ओरिजिनेट हुई थी. मतलब सारे रिएक्शंस वगैरह वाटर में ही शुरू हुए थे पहले होना. एंड इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. लाइफ विदाउट वाटर तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता, ये तो नोन फैक्ट है ना. इट्स अवेलेबिलिटी इज़ सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशंस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर. डेजर्ट्स में अगर आप जाओ तो वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी कितनी ज़्यादा होती है वी नो, राइट. और वहाँ पे अगर कोई स्पेशल अडेप्टेशन नहीं है ऑर्गेनिज्म में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वैसे सिचुएशंस में, राइट. द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इज़ ऑल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन द वाटर. अब वाटर अगर किसी भी प्लांट को प्रॉपरली मिल रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रॉपर होगी, ज़्यादा होगी. अगर उसको वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कम होने वाली है ना, बिकॉज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा एंड देयरफॉर प्लांट की ग्रोथ कम होगी. यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द ओशंस, लेक्स, रिवर्स, ये पानी में रहने वाली चीज़ें हैं तो इनको पानी की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट ऐसा ट्रू नहीं है क्योंकि इनको भी द क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर करने लग जाता है. दैट इज़ केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर का क्या है, पीएच क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट. अब जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है उसको हम पार्ट्स पर 1000 में मेजर करते हैं. एक्चुअली ये होता क्या है अगर आपको मान लो 100 पार्ट्स पर 1000 दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है इन 10 लाख पार्ट्स ऑफ दैट वाटर. ठीक है, ऐसे हम पार्ट्स पर 1000 को डिफाइन करते हैं. तो ये सॉल्ट की कंसनट्रेशन लेस देन 5 होती है फॉर द इनलैंड वाटर्स, मतलब सॉल्ट बहुत ज़्यादा कम होता है उसमें. बट सी में थोड़ा सॉल्ट की कंसनट्रेशन और बढ़ती है, दैट इज़ 30 to 35 ppt हो जाता है. एंड मोर देन 100 हो जाता है हाइपर सलाइन लगून्स में. हाइपर सलाइन जैसे नेम बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सलाइन ही होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्ट की कंसनट्रेशन मोर देन इवन 100 जाती है. तो सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, दैट इज़ यूरी हलाइन होते हैं. यूरी थर्मल जैसे हमने पढ़ा था वैसे यूरी हलाइन होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो सैलिनिक कंडीशंस होते हैं उनको भी टॉलरेट कर लेते हैं. बट कुछ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द नैरो रेंज ऑफ हलाइन, मतलब सलाइन कंडीशंस जिनको हम स्टीनो हलाइन कहते हैं. ठीक है. मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स cannot live for long in the sea water and vice versa because osmotic problems होगी. वही फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में रहने की आदत है, उसकी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड है. वो सी में आप डालोगे तो थोड़े टाइम बाद मर जाएगी. ठीक है. एंड सेम अगर आप मराइन को ला करके फ्रेश वाटर में डाल दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज उनकी अपनी अपनी अडेप्टेशंस हो चुकी होती हैं विद टाइम. नाउ द थर्ड एबायोटिक फैक्टर इज लाइट. सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, a process which is only possible when the sunlight is available as a source of energy, right. तो सिर्फ प्लांट्स भी नो की फोटोसिंथेसाइज कर पाते हैं एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं. Many species of small plants, herbs, shrubs growing in the forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by the tall canopy tree. तो कुछ प्लांट्स जिनको बहुत ही कम टेम्परेचर हमेशा मिल रहा होता है तो वो अडेप्ट हो जाते हैं उस कम लाइट वाली कंडीशन में ही फोटोसिंथेसाइज करने के लिए बेचारे. जैसे कि हर्ब्स एंड श्रब्स, उनको फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत टॉल ट्रीज़ जो होते हैं वो हमेशा उनको शेडो प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको लो लाइट इंटेंसिटी रीच करती है, फाइनली नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती उतनी. तो उसकी वजह से क्या होता है ये लो लाइट कंडीशंस पर ही बेचारे फोटोसिंथेसाइज करने लग जाते हैं, जिनको हम और क्या कहते हैं स्कियोफाइट्स, राइट. जो लो लाइट कंडीशंस में भी फोटोसिंथेसाइज करते हैं ना उनको हम स्कियोफाइट्स कहते हैं. मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स और फॉर फ्लावरिंग.
तो हमने फोटोपीरियोडिज्म, प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखा है कि प्लांट को कुछ लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट होते हैं एंड कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव अगर टेम्परेचर मिला तभी वो फ्लावर करते हैं, इसको हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, राइट। तो डेफिनेटली प्लांट्स की फोटोपीरियोडिज्म की एक्टिविटी दैट इज़ फ्लावरिंग भी डिपेंड करती है अप टू सर्टन एक्सटेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, राइट। एंड एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वो यूज़ करते हैं लाइट को एज अ डायurnal एंड सीजनल वेरिएशन। दे यूज़ द डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन for the cues of timing for foraging, reproductive and migratory activities। तो एनिमल्स जो होते हैं उनके पास तो कोई वॉच नहीं होती, उनको पता नहीं कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उनके लिए लाइट ही सब कुछ है। लाइट ही उनके लिए सिग्नलिंग का काम करेगा कि अभी तुम्हारा फॉरेज करने का टाइम है, दैट इज़ अभी ग्रासेस अच्छी हो रखी हैं, यू कैन गो इन द ग्रासलैंड्स एंड जस्ट फीड। यही बताते हैं कि अभी रिप्रोडक्टिव टाइम एक्टिव हो चुका है आपका, या माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, सीजनली कुछ माइग्रेट करने वाले एनिमल्स होते हैं तो उनको भी पता कहाँ से चलता है कि अब माइग्रेशन करना चाहिए, ये लाइट की इंटेंसिटी को ही देखकर पता चलता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द टेम्परेचर ऑफ द सन, है ना। लाइट आती कहाँ से, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हमारा सन है उसका टेम्परेचर, ठीक है। बट अगर हम बहुत डीप चले जाएँ, दैट इज़ आधा किलोमीटर तक ओशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कम्प्लीटली डार्क होता है वहाँ पे, बिकॉज सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को ऐसा कुछ नहीं पता होगा कि हमारे सेलेस्टियल एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि सन भी जैसा कुछ होता है। तो द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ द सोलर रेडिएशंस भी हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं यूवी रेज के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, है ना। एंड सारे कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर द मराइन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशन। तो डिफरेंट डेप्थ्स में अलग अलग हाइट पर, अलग अलग मतलब डेप्थ पर ऑर्गेनिजम्स लीव कर रहे होते हैं, जैसे कि रेड एल्गा सबसे डीपेस्ट लीव करता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो कैसे फीड करते हैं, दूसरे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके ऊपर फीड करेंगे एंड सर्वाइव करेंगे, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट तो नहीं है उनको एनर्जी देने के लिए, है ना। सॉइल, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, और ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी सॉइल की क्या होगी, ऑन द क्लाइमेट, ऑन द विदरिंग प्रोसेस एंड वेदर वो सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है, या हाउ द सॉइल डेवलपमेंट अकर, उसका पीडोजेनेसिस का क्या प्रोसेस था। पीडोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के प्रोसेस को कहते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं। द सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइंस द पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कौन डिसाइड करता है कि वो ग्रेन का साइज़ क्या है। अगर ग्रेन का साइज़ बहुत छोटा छोटा होगा तो वाटर फटाफट से मतलब वो होल्ड कर पाएगा, एंड इट इज़ अगर साइज़ ग्रेन का ज़्यादा है तो वो उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। पर्कुलेशन का रेट क्या होता है कि कितना फास्ट वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, कितना फास्ट उसमें मूव कर जाता है ना, उसको कहते हैं रेट ऑफ पर्कुलेशन। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स जैसे कि pH, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, मतलब प्लेन है या माउंटेनियस रीजन्स है, ऐसा कुछ, टू अ लार्ज एक्सटेंट दे डिटरमाइन द वेजिटेशन फाउंड इन एन एरिया। क्लियर, वेजिटेशन मतलब ये यहाँ पे क्या है, प्लांट्स एंड फ्लोरा की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, है ना। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर जिस टाइप के प्लांट्स होंगे वैसे टाइप के एनिमल्स होंगे। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाना जैसे प्लांट्स हैं तो मतलब उस पर ऑर्गेनिजम्स फीड करने के लिए आएंगे, मतलब हर्बेशियस ऑर्गेनिजम्स आएंगे। एंड इफ़ बिल्कुल खुला सा है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो वो ओपन ग्राउंड हो जाता है फॉर प्रीडेटर्स and prey. In the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. तो aquatic life की बात करें तो वहाँ पर जो sediment characteristic, that is सबसे bottom part पे जो rocks हैं उसमें sediment का characteristic क्या है वो डिफाइन करता है, एंड वो डिसाइड करने का फैक्टर बन जाता है कि बेंथिक एनिमल्स जो डीप वाटर में रहते हैं उनको कहते हैं कि उसमें किस टाइप के एनिमल अब रहेंगे, राइट। नाउ रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स, तो एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। तो 3 डिफरेंट तरीक़ों से रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट इज़ रेगुलेटर, सेकेंड इज़ कन्फर्मर एंड थर्ड इज़ पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है।
अब इनको हमें डिटेल में देखना है एंड ये क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. सो लेट्स सी. Many species would have evolved to relatively constant internal within the body environment that permits all the biochemical reactions and physiological reactions to proceed with the maximal efficiency. तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बॉडी रखती है हमेशा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स पे हमेशा बैलेंस्ड होता है, जिसके लिए हमारे पास तो किडनी है. ठीक है. सो ऑर्गेनिजम्स हमेशा ट्राई करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने की. दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. एंड भले ही एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड कंडीशंस वेरी कर रहे हैं बट वो अपना इंटरनल कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं इनको. और जो ये कोशिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स कहते हैं. ठीक है. बिकॉज वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लिए अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर की कंडीशंस. ठीक है. क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म रेगुलेट करता है तो वो हमेशा वो मैक्सिमल एफिशिएंसी से अपना काम कर पाता है. सो ये ग्राफ इंटरनल लेवल ऑफ एंड एक्सटर्नल लेवल का है, जिसमें रेगुलेटर्स क्या करेंगे, एक्सटर्नल लेवल कितना भी चेंज होता जाए उनका इंटरनल जो भी चीज़ें हैं टेम्परेचर या ऑस्मोटिक फ्लूइड के बैलेंस की बात करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. बट कन्फर्मर्स के साथ क्या होगा कि एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ उनका इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा. एक्सटर्नल टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल भी कम होने लग जाएगा. कुछ कांस्टेंट ये मेनटेन नहीं कर पाते हैं बेचारे. एंड पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, वो थोड़े टाइम तक तो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, दैट इज़ करेंगे, मेंटेन करेंगे बट एक लिमिट आ जाती है इनकी भी कि बस अब नहीं हो सकता. ये क्या करने लग जाते हैं, चेंज करने लग जाते हैं विद, ये इनिशियली क्या करने लग जाते हैं, पहले तो सिंपली कंफर्म करेंगे बट उसके बाद रेगुलेट करने लग जाते हैं. दैट इज़ एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर इनका अचीव हो जाता है. ठीक है. ये पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं. नाउ रेगुलेट. Some organisms are able to maintain the homeostasis by physiological means. तो physiological means में क्या क्या आता है, behavioral means भी आ जाते हैं, जिसमें एक constant body temperature maintain होता है and also constant osmotic concentration maintain होता है. इसमें birds and mammals example हो जाते हैं. एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं जो अपना एक constant temperature maintain कर पाते हैं. इसमें मेजरली कौन आता है, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं. इसको थर्मल, अगर हम अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहेंगे. अगर ऑस्मोटिक बैलेंसेस कर पा रहे हैं तो उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. ठीक है. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी रेगुलेटर के. एंड मैमल्स की सक्सेस के लिए यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो सहारा डेजर्ट में भी रह सकते हैं या अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस में भी इवन सर्वाइव कर पाते हैं. The mechanism used by most of the mammals to reduce their body temperature is similar to the ones used by the humans. जैसे कि हमारा, अगर हम बात करें हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना. तो समर्स में क्या होगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर राइज करता है तो बॉडी टेम्परेचर खुद का बढ़ाने की जगह कम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, स्वेट करना शुरू हो जाता है हमें, जिसकी वजह से वाटर लॉस होगा एंड इवापोरेशन होगा. मतलब वाटर सरफेस पे आएगा, स्किन सरफेस पे, एंड वहाँ से इवापोरेट कराएगा. एंड उस इवापोरेशन की वजह से क्या होती है, कूलिंग हमें मिलती है, ठंड मिलती है ना. जैसे कि डेजर्ट कूलर्स में भी वही होता है. डेजर्ट के कूलर्स ज़्यादा कूल क्यों करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हाई टेम्परेचर की कंडीशन होती है तो इवापोरेशन फास्ट होगा, जिसकी वजह से इवापोरेटिव कूलिंग और ज़्यादा फास्ट होती है. ठीक है. तो वहाँ की जो कूलर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ठंड हवा आती है. और ऑल्सो हम क्या करने लग जाते हैं, शिवरिंग करने लग जाते हैं. विंटर की बात करें तो उस टाइम पे टेम्परेचर जब सराउंडिंग का कम होता है तो हम शिवर करना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर क्या हो, राइज हो. ठीक है. एंड 37 पे ही बैलेंस्ड रहे, उससे कम ना हो. शिवर करेंगे तो एक टाइप की एक्सरसाइज होती है, शेकिंग की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल ही रहता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. एंड प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म उनकी बॉडी में नहीं होता है जिससे वो इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाएँ. कन्फर्मर्स अब कौन होते हैं, 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सारे ही प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं. बिकॉज वो अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते एंड वो एम्बिएंट टेम्परेचर दैट इज सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है. इन aquatic animals the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the ambient air water osmotic concentration. एंड इनको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स कहेंगे, जिसमें इनकी बॉडी फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन बदल रहा, बॉडी टेम्परेचर बदल रहा है. राइट. तो अब हम पूछ सकते हैं खुद से एक क्वेश्चन कि
सारे ही ऑर्गेनिजम्स रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन गए? जब इतनी बेटर एडवांटेज है उसकी कि हम एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, तो सारे को ही क्या बन जाना चाहिए? रेगुलेटर बन जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वाई? बिकॉज रेगुलेशन करना या होम्योस्टेसिस मेंटेन करना एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है फॉर एनी काइंड ऑफ थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन। एनर्जेटिकली ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं, एंड अगर छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना। स्मॉल एनिमल्स जैसे कि श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स जो होते हैं, उनके में हीट लॉस या हीट गेन सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये छोटे हैं तो इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी और इनकी बॉडी से हीट लॉस तो और ही ज़्यादा फास्ट होगा। And since the small animals have the larger surface area relative to their volume, they tend to lose the body heat very fast. And when it is cold outside, तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू जनरेट बॉडी हीट। ठीक है, जो वेरी स्मॉल एनिमल्स इसीलिए जो होते हैं वो कभी पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते हैं। पोलर बियर्स का ईयर भी आप चेक करो तो एक्सट्रीमिटीज़ उनकी क्या होती हैं? थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, राइट। During the course of evolution, the cost and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. कुछ species evolve करे हैं and they have got the ability to regulate, but over a limited range of environmental conditions. उसके बाद वो simply क्या करते हैं? Conform करना शुरू कर देते हैं। इफ़ द स्ट्रेसफुल कंडीशन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ अनफेवरेबल कंडीशन कोई आ गई, तो दो मेथड्स होता है जिससे ऑर्गेनिज्म खुद को बचा सकता है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से। पहला तो वो माइग्रेट कर जाए किसी एक बेटर प्लेस में, एंड सेकेंड क्या होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दें। तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कब करता है या जब उसकी मूवमेंट कब होती है, तो जिसको हम माइग्रेशन बुलाना शुरू कर देते हैं। So organism can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो टेम्पररी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, परमानेंटली आएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए ही एक बेटर जगह पे जाने की कोशिश करता है एंड रिटर्न बैक कर देगा जब उस वहाँ की स्ट्रेसफुल कंडीशंस फिनिश हो चुके हैं तब, राइट। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली द बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर क्या करते हैं? वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस करते हैं एंड हॉस्पिटेबल एरियाज़ में जाते हैं। बर्ड्स यूजली ज़्यादा माइग्रेशन एक्टिविटीज़ शो करते हैं। एवरी विंटर द फीमेल्स कोलोराडो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम साइबेरिया से वो उड़ करके आते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। जब वहाँ पे साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ने लग जाती है ना, उससे पड़ने से पहले ये इधर पे आ जाता है राजस्थान में, राइट। नाउ सस्पेंड करने की एक्टिविटीज़ क्या है, इनको देखते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनमें वेरियस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरिया में वी नो कि एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में, फंजाई में भी होते हैं एंड लोअर प्लांट्स में भी होते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प विच हेल्प देम टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशंस, एंड लेटर ऑन जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो जर्मिनेट कर लेते हैं, है ना, टू फॉर्म द सीड्स। एंड अगर किसी प्लांट के सीड की बात करें तो वो भी डॉर्मेंसी की स्टेज में तो जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस जब उसके पास आती हैं तो क्या करने लग जाता है? जर्मिनेशन अपना शुरू कर लेता है। दैट इज़ प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड एयर अवेलेबल होता है तब। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। दैट इज़ वो कहीं छुप सकता है, जैसे कि बियर्स क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं। ये विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा विंटर जब हो जाता है तो ये क्या करेंगे? हाइबरनेशन शो करेंगे एंड एस्केप करेंगे इन टाइम। कुछ स्नेल्स एंड फिशेस जो होते हैं वो एस्टिवेशन शो करते हैं, दैट इज़ समर स्लीप करते हैं ये हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डेसिकेशन को अवॉइड करने के लिए। एंड बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स, मैनी जू प्लैंक्टन है ना, मैनी है यहाँ पे, मैनी जू प्लैंक्टन स्पीसीज़ क्या करते हैं? पॉन्ड्स एंड लेक्स में वो डायापॉज की स्टेज में जाते हैं जिसको हम फेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। ये 3 अलग अलग मेथड्स है जिससे ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करता है सस्पेंशन में। पहला एस्टिवेशन, देन हाइबरनेशन एंड देन फाइनली डायापॉज की स्टेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशंस। तो एडेप्टेशंस अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे बिहेवियरल एडेप्टेशन था कि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, दैट इज़ माइग्रेशन एक्टिविटीज शो करने लग जाते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल हो सकता है, जिससे ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव कर पाता है एंड रिप्रोड्यूस कर पाता है अपने हैबिटेट में, राइट।
Many adaptations have evolved over long evolutionary time and are genetically fixed. कुछ adaptations genetically fixed हो चुकी होती हैं कुछ organisms में. एंड इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जैसे कि कैंगरू की बात करें तो अगर वहाँ पे वाटर कम होता है तो वो सर्वाइव करना सीख चुका है नॉर्थ अमेरिका में, है ना, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में, कि सबसे पहले एडेप्टेशन वो क्या कर रखा है कि अपने इंटरनल फैट्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन से वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बनाएगा, राइट, जिससे वाटर की उसकी रिक्वायरमेंट मीटअप होगी. एंड ऑल्सो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा जिससे वाटर लॉस मिनिमाइज हो सके उसकी बॉडी से, है ना. और मैनी डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके पास थिक क्यूटिकल हो जाती है, बिकॉज क्यूटिकल जो होती है वो एक लेयर होती है ऑन द स्टेम एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द लीव्स, जो क्या करते हैं वाटर ट्रांसपिरेशन दैट इज इवापोरेशन से बचाते हैं. स्टोमाटा जो होते हैं वो डीप पीट्स में अरेंज होते हैं ताकि स्टोमाटा ओपन हो तो वाटर लॉस ज़्यादा ना हो. इनको हम संकन स्टोमाटा भी कहते हैं, जिससे वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है. एंड ऑल्सो दे हैव द स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, कैम पाथवे, दैट इज क्रिसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जिसमें स्टोमाटा जो होगा वो दिन के टाइम पर क्या होता है बंद होगा एंड रात के टाइम पे ओपन हो जाता है. दिन के टाइम पे क्यों बंद रहेगा, अगर बिकॉज उस टाइम पे ओपन हुआ तो गैशियस एक्सचेंज तो होगा बट उसके साथ साथ वाटर लॉस हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन. ना ओपेंशिया, ओपेंशिया में तो अलग ही मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, दैट इज़ फाइलोक्लैड कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है ना. फाइलोक्लैड कंडीशन में क्या होता है, इसकी लीव्स नहीं होंगी, लीव्स अगर होंगी तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन के चांसेस होते हैं. तो लीव्स यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएंगी इनटू द, बिल्कुल ये रिड्यूस हो जाएंगी स्पाइंस के फॉर्म में. एंड इनकी स्टेम जो होगी वो फोटोसिंथेटिक हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड स्टेम्स, ठीक है. ऐसा ही हमें यूफोर्बिया में भी देखने को मिलता है जो हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ते हैं. नाउ मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव द शॉर्टर ईयर्स. कोल्डर क्लाइमेट में जितने भी मैमल्स रहते हैं उनकी सारी एक्सट्रीमिटीज़ एज आई हैव टोल्ड यू कि शॉर्ट होते हैं, ठीक है, एंड लिम्स भी उनके शॉर्ट होते हैं टू मिनिमाइज द हीट लॉस. दिस इज़ कॉल्ड एज एलेंस रूल. वेरी इंपॉर्टेंट कि एलन रूल क्या होता है कि जो भी मैमल्स होंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या होंगे, शॉर्ट होंगी, जिससे हीट लॉस कम हो. द एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट. सील्स में सील्स जो होते हैं ना वो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं. आई होप यू गाइज नो, इवोल्यूशन चैप्टर में दिया है कि सील एंड सी काउ देन वेल डॉल्फिन, ये 4 एक्वेटिक मैमल्स होते हैं. तो इनके पास थिक लेयर ऑफ फैट होती है दैट इज़ ब्लबर बिलो देयर स्किन होता है विच एक्ट्स एज एन इंसुलेटर और उनकी बॉडी लॉस दैट इज़ हीट लॉस से को प्रिवेंट करता है. एडेप्टेशंस दैट आर फिजियोलॉजिकल विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ये कुछ ऑर्गेनिज्म उनके एग्जाम्पल्स हो गए. हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम जाते हैं दैट इज़ 3500 मीटर्स तक अगर हम गए, जैसे कि रोहतांग पास जो कुल्लू मनाली के पास है, मनाली एंड लेह के पास, वहाँ पे अगर हम जाते हैं तो एल्टीट्यूड सिकनेस हमें होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि नोज़िया की फीलिंग, फटीग की फीलिंग, हार्ट पाल्पिटेशंस, ये तीनों इसके सिम्टम्स हैं. यू मस्ट रिमेंबर गाइज, ओके. ये होता क्यों है, बिकॉज वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस रिड्यूस हो जाती है एंड देयरफॉर इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है फॉर बाइंडिंग. एंड बट जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम से वहीं हाइट पे रहते हैं तो उनकी में बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, दैट इज़ यूज्ड टू हो जाती है उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट हो जाती है, राइट. वो कैसे होता है, पहले तो हर्बिसीज काउंट अपना इंक्रीज़ कर लेंगे एंड ऑल्सो बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, उसको रिड्यूस कर देंगे एंड ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर लेते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम जो है वो अब सॉल्व हो जाए. माइक्रोब्स जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया जो थे वो हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफिल सर्वाइव करते हैं. रिमेंबर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर लेते हैं. ऐसा क्यों हो पाता है, बिकॉज इनके में बायोकेमिकल एडेप्टेशंस होती हैं. कुछ फिशेज़ होते हैं जो अंटार्कटिका के वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेज़ जो अंडर हाई प्रेशर की कंडीशंस में रहते हैं दैट इज़ 100 टाइम्स द नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ 100 ATM के प्रेशर पे भी ये झेल जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके में वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल अडेप्टेशन देखने को मिलती है. बायोकेमिकल अडेप्टेशन, इज़ इट क्लियर गाइज.
ना बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी शो करता है डेजर्ट लिजर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें फिजियोलॉजिकल एबिलिटी तो लैक करता है, ये इट लैक्स द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, जैसे कि मैमल्स के पास होती है हाई टेम्परेचर से डील करने के लिए, बट ये मैनेज कर लेता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट रखने में थ्रू द बिहेवियरल मीन्स। कैसे, पहले तो अगर हीट कम दैट इज़ अगर कोल्ड उसको लगेगा तो वो क्या करेगा, सन में आकर के बैठ जाएगा एंड हीट लेगा, राइट। एंड अनलेस उसका टेम्परेचर कंफर्ट जोन तक आ जाता है, बट उसके बाद अगर टेम्परेचर बॉडी का उसका ड्रॉप होने लग जाता है बिलो द कंफर्ट जोन, तो वो वापस से शेड में चला जाता है, जहाँ पे अगेन एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाता है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाता है, उसका इक्विलिब्रियम जैसा फेज आ जाता है। सम स्पीसीज आर केपेबल ऑफ बरोइंग डीप इनटू द सॉइल, और वहाँ पे हाइड करते हैं टू एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट, ठीक है। ये लिजर्ड्स ही होते हैं जो गड्ढा खोद करके रहते हैं उसमें। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, तो अब एक पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। पहला तो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से मिलकर बने होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल से सेल्स बनेंगे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उससे एक इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल से क्या बनता है, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन से मिलकर के क्या बनता है, कम्युनिटी बनती है, एंड देन कम्युनिटीज़ मिल करके इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से हमारा बायोम्स बन जाता है। तो एक पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है कि पॉपुलेशन में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की ही बातें करते हैं, एंड कोई भी पॉपुलेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, पहला तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहेंगे, दे शेयर और कम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज एंड दे पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ज़रूरी है, सेम स्पीसीज़ के मतलब होने चाहिए, एंड दस दे विल कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उनके में पॉसिबल होना चाहिए विद इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड इवन फ्रॉम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो उनके में होना चाहिए विद इन द पॉपुलेशन। An individual organism is one that has to cope with the changing environment. It is at the population level that natural selection operates. तो हमने इवोल्यूशन चैप्टर में देखा था कि इवोल्यूशन किस लेवल पे ऑपरेट करता है, पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन किस लेवल पे ऑपरेट करता है, पॉपुलेशन। इवोल्यूशन एट द इंडिविजुअल लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। पॉपुलेशन के लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। द पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स द इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और पॉपुलेशन हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट्स जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होते, जैसे कि हमारे इंडिविजुअल्स की बात करें तो बर्थ और डेथ होती है, बट अगर पॉपुलेशन के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट के जैसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि कितनी डेथ हो रही है पर इंडिविजुअल्स ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हम जिसको देखते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। चेंज इन द नंबर विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि अगर एक पॉन्ड है वहाँ पे 20 लोटस रहते हैं इन द लास्ट ईयर, एंड नाउ 8 नए प्लांट्स उसमें ऐड ऑन होते हैं, तो इसकी बर्थ रेट हम कैसे निकालते हैं, 8/20 दैट इज़ ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, एंड हमारा ये बर्थ रेट रेशियो आ जाता है, दैट इज़ 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। मतलब हर एक लोटस के पास ये इतने ऑफस्प्रिंग्स वो जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से पर ईयर 8 न्यू लोटस ऐड हो गए। नाउ इफ़ 4 इंडिविजुअल्स थे, एक 40 फ्रूट फ्लाइज में से अगर 4 मर गए तो उसमें क्या होगा, विद इन अ वीक डेथ रेट यहाँ पे निकाली जाएगी, मतलब 4 अपॉन इंडिविजुअल दैट इज़ 40, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक डाई करी है, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 60% हमारे पॉपुलेशन में फीमेल्स हैं, 40% मेल्स, ऐसे कर करके हम सेक्स रेशियो की बातें करते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऐसे ही इसको हम कैलकुलेट करते हैं सेक्स रेशियो को। पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, डेफिनेटली पॉपुलेशन अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस से मिलकर बनी होती है। इफ़ दिस एज डिस्ट्रीब्यूशन % इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और अ ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। अगर हम पॉपुलेशन को प्लॉट करें विद द एज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें क्या मिलता है, एज पिरामिड्स मिलते हैं, यानी 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ये ग्रोथ स्टेटस बताता है किसी भी कंट्री का,
क्या, एज पिरामिड। जैसे कि ये ग्रोइंग एज पिरामिड है किसी भी कंट्री का देखें, जैसे कि इंडिया है अपनी, है ना, एक्सपांडिंग है, जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होंगे, उससे ज़्यादा भी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे, एंड प्री रिप्रोडक्टिव उससे भी ज़्यादा। फिर ये ग्राफ कैसे आता जाएगा, ऐसे। देन अगेन प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव नीचे है, रिप्रोडक्टिव बीच में, पोस्ट बाद में है। ये आपको याद रखना है, लेबलिंग, ठीक है ना। इस टेबल में क्या होता है, ये बेल शेप्ड सा कर्व बनता है हमारे पास, एंड यहाँ पे ऑन शेप्ड हमारे पास एक कर्व बनकर आता है, किसमें, डिक्लाइनिंग में। जैसे जापान की पॉपुलेशन जो है उसमें पोस्ट और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप्ड या तो ऑन शेप्ड ऑफ एज पिरामिड। क्लियर। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ द हैबिटेट इन विच इट लिव्स। जैसे कि अगर कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमें बताता है पॉपुलेशन, एंड ऑल्सो प्रेडेटर का इफेक्ट क्या हो रहा है वहाँ की प्रे की पॉपुलेशन पे, ये भी पॉपुलेशन ही बताता है। पेस्टिसाइड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो पॉपुलेशन देखकर पता चलेगा कि पेस्टिसाइड्स काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। So we always evaluate them in terms of any change in the population size. The size in nature could be as low as less than 10, that is Siberian cranes जो भरतपुर वेटलैंड्स में आते हैं राजस्थान में, है ना, वहाँ पे लेस देन 10 भी हो सकते हैं पॉपुलेशन उनकी, और इवन मिलियंस में भी हो सकते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास पॉइंट्स में बहुत सारे होते हैं एल्गा, है ना। पॉपुलेशन साइज इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरली मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, नंबर्स में ही मेजर करना ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप पॉपुलेशन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की काउंट करो, है ना। क्लामाइडोमोनास को बैठकर अब हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। So although the total number is generally the most appropriate measure of the population density, definitely total number से बहुत exact data मिलता है, but ये बहुत बार possible नहीं हो पाता। In many cases it is meaningless and also it is difficult to determine the particular values. For example, जैसे कि आप अभी देखो तो 200 कैरेट ग्रासेस हैं, that is पार्थेनियम, है ना, ये 200 है, बट एक हमारे पास सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है, तो आप अब किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा कहोगे, कैरेट ग्रास की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, वो 200 हैं, फिर भी वो पर एरिया उनका बहुत कम रिलेटिव मास, उनका बायोमास बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। बट एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री, उसका बायोमास प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू डिफाइन दी पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लोरा जिसकी हम बात कर रहे हैं। इन सच केसेस द परसेंट कवरेज, या हम बायोमास के बारे में हम बात करेंगे कि बायोमास बनियान ट्री जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द 200 कैरेट ग्रासेस। जब पॉपुलेशन बहुत ह्यूज होगी तो वहाँ पे काउंटिंग भी इम्पॉसिबल हो जाती है, एंड ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। एंड देयरफॉर उस टाइम पे क्या होता है कि हमें कुछ अलग मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि for certain ecological investigations there is no need to know about the absolute population density, relative density भी काम कर देती है। जैसे कि fish caught per trap, तो वहाँ पे हम बैठ करके तो फिशेस काउंट नहीं करेंगे कितने ट्रैप हो रहे हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ द फिशेज, द पॉपुलेशन ऑफ इज़ काउंटेड इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम या सीइंग देम। हम उनको वैसे काउंट करने की कोशिश करते हैं, नंबर ऑफ़ फिशेज़ की जगह पर हम फिशेज़ पर ट्रैप कितना कॉट हो रही हैं उनको एक एवरेज वैल्यू देखने के लिए कंपेयर कर सकते हैं इनडायरेक्टली, है ना। और टाइगर की पॉपुलेशन अगर काउंट करनी है तो हम टाइगर के पग मार्क्स देख सकते हैं, उनके फीकल पैलेट्स को काउंट कर सकते हैं, उससे हमें पॉपुलेशन का आइडिया लग जाएगा, राइट। उनको हम क्योंकि देख नहीं पाएंगे हर एक को, राइट। तो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स वगैरह में जो उनके टाइगर के सेंसस चलते हैं नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स में, उनकी काउंटिंग ऐसे ही होती है, उनके पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स को देख करके पता किया जाता है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन तो पहली बात कभी कांस्टेंट नहीं होता, ये स्टैटिक नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं है कि एक पॉपुलेशन है उसमें 1000 इंडिविजुअल्स है तो अब उससे ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो ही नहीं सकते। वाई? क्योंकि डेथ एंड बर्थ को इनएविटेबल है ना, डेथ भी होती रहती है इंडिविजुअल्स की एंड बर्थ भी होती रहती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वेदर एडवर्स वेदर, जो डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, कम होगी ज़्यादा होगी। अगर प्रेडेशन प्रेशर ज़्यादा है
तो डेथ रेट थोड़ी ज़्यादा होगी इंडिविजुअल्स की, एंड देयरफॉर पॉपुलेशन ग्रोथ की जगह डिक्लाइन हो सकती है, ठीक है। अगर वेदर एडवर्स आ चुका तो कंप्लीट पॉपुलेशन भी इवन वाइप आउट हो सकती है। इफ़ फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है पॉपुलेशन की, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कि पॉपुलेशन एक फ्लरिश कर रही है या डिक्लाइनिंग है। द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड फ्लक्चुएट करती है विद चेंज इन द 4 बेसिक प्रोसेसेस। पहला क्या है, नेटैलिटी। नेटैलिटी किसको कहते हैं, बर्थ को, ठीक है, बर्थ रेट को। इमिग्रेशन दैट इज़ किसी भी चीज़ का इनफ्लो होना, एंड कम हो सकता है बिकॉज ऑफ मॉर्टैलिटी, डेथ की वजह से डेथ रेट। एमिग्रेशन दैट इज़ कोई चीज़ मूव आउट कर रही है तो वह पॉपुलेशन नंबर कम ही तो हो रहा है। नेटैलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स के बारे में बात करेंगे हम। मोर्टैलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में बात करते हैं। इमिग्रेशन अगर इंडिविजुअल्स आ रहे हैं ऑफ द सेम स्पीशीज़, राइट, सेम स्पीसीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन की बात करें तो हम ये नहीं कंसिडर करेंगे कि कितने टाइगर्स हमारे इस पॉपुलेशन में आ रहे हैं। नो, सेम स्पीसीज़ की अगर इमिग्रेशन हो रही है इंडिविजुअल्स की तो वहाँ पे हम कहेंगे कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है। एमिग्रेशन दैट इज़ वो बाहर जा रहे हैं, समवेयर एल्स जा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, तो उस टाइम पे हम उनको काउंट नहीं करेंगे अपनी पॉपुलेशन में, है ना। तो ये बहुत लॉजिकल सा यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है कि अगर बर्थ हो रही है, नेटैलिटी हो रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, राइट। इमिग्रेशन हो रहा है तो अगेन पॉपुलेशन साइज़ बढ़ेगा। मॉर्टैलिटी दैट इज़ डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन साइज़ कम होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइन करेगी। एमिग्रेशन हो रहा है तो अगेन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। एंड अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम बताना है तो किसी भी इनिशियल टाइम पे प्लस बर्थ्स जितनी हो रही एंड इमिग्रेशन के साथ जो चीज़ें हैं उनको उसमें से माइनस कर देंगे अगर डेथ्स को, और एमिग्रेशन जितने हो रहे हैं उनको भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी हम बता सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में हम डेथ और बर्थ को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मानते हैं जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अगर कोई स्पेशल कंडीशंस हम अज्यूम करें, जैसे कि कोई जगह है जहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू हो रखा है, तो वहाँ पे इमिग्रेशन जो होगा वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, राइट, एज कम्पेयर टू द बर्थ रेट। सो ग्रोथ मॉडल्स हमें देखने हैं, दैट इज़ 2 ग्रोथ मॉडल्स हैं। पहला एक्सपोनेंशियल एंड सेकेंड इज़ द ज्योमेट्रिकल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैज़ द नेम इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, मतलब ऐसे वाली ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो रिसोर्सेज जैसे कि फूड एंड स्पेस के बारे में हम बेसिकली बातें करते हैं। द अवेलेबिलिटी इज़ ऑब्वियसली इसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी पॉपुलेशन को ग्रो करना है तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। फूड स्कार्सिटी हो रही है तो कहाँ से पॉपुलेशन ग्रो होगी, स्पेस लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो डेथ ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे अनइम्पेडेड ग्रोथ तो बिल्कुल होगी, पॉपुलेशन बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएगी। सो अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमें रिसोर्सेज बिल्कुल एक्सेस में रखने पड़ते हैं। व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट इज़ अनलिमिटेड तो हर एक स्पीसीज़ क्या करेगी, अपनी फुल इननेट पोटेंशियल पे क्या करती है, रिप्रोड्यूस करेगी, एंड नेचुरल सिलेक्शन की थियोरी के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करेगी एंड अपनी प्रोजनी ज़्यादा से ज़्यादा लीव करेगी। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम ज्योमेट्रिक फैशन वाली ग्रोथ भी कहते हैं, जहाँ पर ग्रोथ कुछ ऐसी सी होती है, जे शेप्ड कर्व मिलता है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल DN/dt इक्वल्स टू B - D इंटू N। यहाँ पे DN/dt क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो चेंज आ रहा है उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। B - D यहाँ पे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है, मतलब नेट इंडिविजुअल्स जो ऐड हो रहे हैं, एंड N पॉपुलेशन डेंसिटी है। B - D को हम स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल r अब यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टू डिटरमाइन कि पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या किसी भी फैक्टर का इफेक्ट क्या पड़ रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे। जैसे कि R की वैल्यू नॉर्वे रैट्स के लिए वो 0.015 थी, मतलब इनकी इस रेट पर क्या हो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी। फ्लोर बीटल्स की बात करें तो 0.12 जो काफ़ी ज़्यादा है, एंड ह्यूमन की ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ जस्ट 0.0205, मतलब कम तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है अभी। यहाँ पे जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो हमें जे शेप्ड कर्व देखने को मिलेगा। एंड दूसरी जो रियलिस्टिक ग्रोथ होती है
इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, NT इक्वल्स टू N0 ERT। यहाँ पे E क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। NT इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम T, N0 इनिशियल टाइम T पर, इनिशियल टाइम T इक्वल्स टू 0 पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको N0 कहते हैं। और R यहाँ पे अगेन द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ जो होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है अनलिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम पर, बट वो इनॉर्मस पॉपुलेशन साइज डेंसिटी हो जाती है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। एंड डार्विन ने इसी को कहा था कि स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स को भी, जैसे एलिफेंट्स को भी अगर हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज देंगे तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस नंबर में ग्रो कर सकता है इवन एलिफेंट। ठीक है, तो इसमें हम प्लॉट क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम को ऑन द एक्स एक्सिस, और जे शेप्ड का कर्व हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टाइम पर dN/dt इक्वल्स टू RN उसकी इक्वेशन दे रखी है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ जो हमें पढ़नी है वो क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो रियलिस्टिक ग्रोथ होगी। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन द नेचर हैज़ इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसी भी पॉपुलेशन में क्या नहीं होता, किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल नहीं होते, मतलब रिसोर्सेज तो हमेशा ही लिमिटेड होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एंड इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन होता है अमंग इंडिविजुअल्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड जो सबसे फिट होगा ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव करेगा एंड ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। The government of many countries have also realized this fact that and introduced the various restraints with the view to limit human population growth. Actually, human population growth भी बहुत ज़्यादा boom करी है in the recent years. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. तो nature में एक maximum carrying capacity होती है जिसके beyond कोई nature जो है वो support नहीं कर पाएगा, उससे ज़्यादा अगर individuals हुए तो। This is called as a nature's particular own कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है अगर हैबिटेट में विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इनिशियली वो कैसी फेज शो करती है, लैग फेज, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, थोड़ी सी मतलब स्लो ग्रोथ होगी, एंड उसके बाद एक्सीलरेटेड ग्रोथ होती है एंड देन डिसेलरेट करने लग जाती है, दैट इज़ एसिम्प्टोट ग्रोथ होने लग जाती है, स्टेशनरी हो जाती है वो विद टाइम व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व हमें देखने को मिलता है एंड इसको वॉलहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, dN/dt इक्वल्स टू RN, कैपिटल K माइनस N अपॉन K। यहाँ पे अगर आपको N माइनस K अपॉन N दिया होगा तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, K माइनस N अपॉन K इसका एक्चुअल इक्वेशन होगा। K जहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है, R इज़ द रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सिंस द रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट एंड बिकम्स लिमिटिंग सूनर और द लेटर, लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। राइट, इसको अब हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ये जे शेप्ड जो है, ये इसमें सिर्फ कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग ग्रोथ हो रही है, सॉरी कांस्टेंट तो नहीं। सिग्मॉइड कर्व में क्या देखने को मिल रहा है, पहले लैग फेज, देन एक्सीलरेटेड ग्रोथ एंड देन एसिम्प्टोट या स्टेशनरी फेज आ जाती है जब कैरिंग कैपेसिटी रीच हो चुकी होती है, राइट, नेचर की। एंड ये दोनों इक्वेशंस हैं उनकी अलग अलग, इसको हम रियलिस्टिक कहेंगे एंड ऑल्सो वॉलहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी एस शेप्ड वाले कर्व को ही कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस अब हमारे पास टॉपिक है जिसमें हमने क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखने हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड नहीं करते हैं एंड कुछ जो थ्रू आउट द कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीड करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे बैम्बू ट्री 50 to 100 ईयर्स में एक बार ही फ्लावर करता है, उसके बाद वो मर जाता है। देन पैसिफिक सैलमन फिश भी उसी एग्जाम्पल में आती है। एंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स, जैसे कि ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिशेस क्या करती हैं, बेसिकली बहुत सारे एग्स देंगे, छोटे छोटे बट, है ना। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्मॉल नंबर दैट इज़ थोड़े ही प्रोड्यूस करेंगे प्रोजनी को, बट लार्ज साइज होंगे वो, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, है ना। मैक्सिमम मैमल्स में कितना जाता है, ह्यूमंस की बात करें तो 1 बेबी और ट्विंस हो सकते हैं, वो भी रेयरली, राइट। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, तो पॉपुलेशन है तो वो आपस में इंटरेक्ट भी करती है।
फॉर एनी स्पीसीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन मोर स्पीसीज़ जिस पे ये फीड कर पाए, है ना, ये इसकी मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है कि बस एक कोई और मिल जाए जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो नेचर में एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स दे डू नॉट एंड कैन नेवर लिव इन द आइसोलेशन, वो हमेशा ही इंटरेक्ट करेंगे इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर करके कम्युनिटी फॉर्म करेगी, राइट। Even in the minimal communities, many interactive linkages exist, although all may not be readily apparent. हमें दिख नहीं रहा हो बट इंटरकनेक्टेड से सारे ही पॉपुलेशन की कम्युनिटीज़ होते हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एट टू डिफरेंट स्पीसीज़। तो हमें ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस देखने हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म आते हैं। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जिसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीसीज़ या पॉपुलेशन आप कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रही है, राइट। दोनों ही फ़ायदे में रहते हैं तो उसको म्यूचुअलिज्म कहेंगे। कंपटीशन में दोनों ही लॉस में रहते हैं। प्रेडेशन में एक प्रॉफिट पे, दैट इज़ प्रेडेटर, एंड दूसरा लॉस पे कौन रहता है, प्रे। पैरासिटिज्म में एक तो क्या होगा, लॉस पे, दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट पे। जो पैरासिटाइज कर रहा होता है होस्ट के ऊपर वो तो प्रॉफिट पे रहेगा, बट होस्ट जो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेचारा लॉस में जाता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म खुद को प्रॉफिट कर रहा होता है एंड दूसरा बिल्कुल अनअफेक्टेड सा होता है। अमेंसलिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का लॉस हो रहा होगा एंड दूसरे का कुछ भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इंटरेक्शंस के बस हमें अब आगे एग्जांपल्स ही देखने हैं जो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं इन एनसीईआरटी। सो बोथ दी स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और कॉम्पिटिशन। पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन में एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, कॉम्पिटिशन में दोनों का ही लॉस होता है, राइट। कमेंसलिज्म में एक को प्रॉफिट दूसरे को कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। अमेंसलिज्म में एक को लॉस दूसरा न्यूट्रल। इज इट क्लियर? Predation, parasitism, commensalism, they share a common characteristic, that is the interacting species live closely together. प्रेडेशन हो रहा है तो प्रे और प्रेडेटर साथ ही रहते हैं। पैरासिटिज्म में तो वो बॉडी के ऊपर ही हो सकता है या अंदर हो सकता है, डिपेंड्स कि एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट है। एंड कमेंसलिज्म में क्या होगा, हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमें यही दिखेगा कि वो आपस में साथ में इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, दैट इज़ क्लोज रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रेडेशन पढ़ना है, जिसमें एक जो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन है वो बेनिफिट करेगी, दूसरा लॉस करता है, ठीक है। तो प्रेडेशन एक नेचर का अपना खुद का तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। इज़ इट क्लियर? जो एनर्जी फिक्स करी है प्लांट्स ने उसको, दैट इज़ अगर कोई प्रेडेटर है वो प्रे को खाएगा तो प्रे ने मान लो प्लांट पे फीड करा था तो वो एनर्जी अब प्रेडेटर तक ट्रांसफ़र हो गई। तो प्रेडेटर के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं एंड इंडिविजुअल खुद अपने पर्टिकुलर रोल्स होते हैं। प्रेडेशन भी ज़रूरी है बिकॉज ओवर ग्रोथ ऑफ द प्रे पॉपुलेशन करवा सकता है अगर प्रेडेशन नहीं हुआ तो। टाइगर एंड डियर, यही हमारे दिमाग में आता है अगर हम आपको पूछा जाए कि प्रेडेटर एंड प्रे का कोई एग्जांपल दो तो टाइगर और डियर की रिलेशनशिप याद आती है। बट स्पैरो और सीड खाने वाली स्पैरो होते हैं ना बर्ड्स जो सीड ईटिंग होते हैं, तो स्पैरो सीड खाती है, उसको भी हम एक प्रेडेशन का ही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एंड ऑल्सो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, प्रेडेट करते हैं। यस, बिसाइड्स एक्टिंग एज द कंड्यूट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, मतलब वो एक एज अ सोर्स तो नहीं बट एज अ मेथड बन जाते हैं फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। विद दैट इनका दूसरा रोल क्या होता है कि प्रे की पॉपुलेशन को भी अंडर कंट्रोल रखते हैं। अगर प्रेडेटर नहीं है, सपोज़ कि लायन सारे ख़त्म हो गए तो डियर की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हाइक पे चली जाएगी, मतलब हर जगह डियर ही डियर हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। बट फॉर प्रेडेटर्स द प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड इवन कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी, है ना। एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर हुआ तो इकोसिस्टम में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी एंड जो प्रे की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी पे चली जाएगी। When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its own natural predator. इसका बेस्ट एग्जांपल तब देखने को मिलता है जब कोई बाहर से कोई भी स्पीसीज़ जो थी एक्जॉटिक स्पीसीज़, मतलब जो नेटिव नहीं है किसी भी प्लेस की, जो लोकल नहीं है वहाँ की, है ना, बाहर से आती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसका अपना प्रेडेटर तो यहाँ पे है नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे मिला था हमें, ऑस्ट्रेलिया में 1920s के टाइम पे
जब प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस हुए थे एंड बहुत ज़्यादा स्प्रेड करे थे ये इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स, बिकॉज ये इन्वेजिव कैक्टस थे एंड इनको कंट्रोल में तभी लाया गया जब कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट दूसरी कंट्री से। जब ऑस्ट्रेलिया में ये इंट्रोड्यूस हुए मॉथ्स जो फीड करते थे कैक्टस के ऊपर, तो वो पॉपुलेशन जो थी वो अंडर कंट्रोल आई। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर एंड पेस्ट कंट्रोल वर ऑल्सो बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट दियर प्रे पॉपुलेशन। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी पढ़ते हैं इन द चैप्टर माइक्रोब्स, जिसमें क्या देखते हैं कि प्रेडेटर खुद फीड करता है ऑन द प्रे, बट वो नैरो स्पेक्ट्रम वाला होगा, दैट इज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो करेगा ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, है ना। प्रेडेटर्स आर ऑल्सो they also help in maintaining the species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species। अब प्रे स्पीसीज़ की पॉपुलेशन ये लिमिटेड रखता है, जिसकी वजह से प्रेज आपस में कम्पीट नहीं करते हैं और आपस में कम्पीट करके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं। इसका भी एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर प्रेडेटर नहीं था तो प्रे आपस में कम्पीट कर करके क्या कर गए, एक्सटिंक्ट हो गए, जो सुपीरियर नहीं थे प्रे पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश थी जिसका नाम पिजास्टर था। इट वाज अ इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर, बट एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि सारे स्टारफिश को क्या करा गया, दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया एंड उसकी वजह से उस प्रेडेटर को रिमूव करने की वजह से प्रे पॉपुलेशन जो थी इन्वर्टिब्रेट्स की उसमें से 10 स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गए विद इन एन ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। मतलब ये स्पीसीज़ आपस में ही इन्वर्टिब्रेट्स की कम्पीट करने लगी फॉर देयर ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, 10 स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इफ़ अ प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट देन ये ओवर एक्सप्लॉइट करेगा अपने प्रे को। तो प्रेडेटर जो होता है वो काफ़ी वाइज होता है, दैट इज़ वो एक बार में ही टाइगर जो है वो सारे डियर को नहीं मार खाएगा, बिकॉज वो जानता है वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली अगर प्रे की पॉपुलेशन गायब हुई तो उसकी वजह से जो प्रेडेटर है वो भी एक्सटिंक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। सो दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर इज़ वेरी प्रूडेंट इन द नेचर। हम प्रेडेटर्स को प्रूडेंट कहते हैं, दैट इज़ बहुत वाइज कहते हैं। वो आराम से सोच समझ करके प्रे स्पीसीज़ को खाते हैं एंड दे हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस। प्रे स्पीसीज़ भी अब बहुत सारे डिफेंसेस इवॉल्व कर चुके हुए हैं खुद से के अंदर, जिससे वो बच सकते हैं प्रेडेशन से। जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करें तो फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपने बॉडी कलर के हेल्प से खुद को क्या कर लेते हैं, केमोफ्लाज कर लेते हैं एंड ये क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट होना अवॉइड कर पाते हैं फ्रॉम एनी प्रेडेटर। नाउ कुछ पॉइजनस भी होते हैं जो सम आर पॉइजनस एंड दे फोर अवॉइडेड बाई प्रेडेटर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है द मोनार्क बटरफ्लाई विच इज़ हाईली डिसटेस्टफुल टू द प्रेडेटर बर्ड। एक बर्ड है जो बटरफ्लाई पे फीड करती है, मोनार्क बटरफ्लाई पे, एंड मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती इन द टेस्ट एंड बिकॉज वो एक स्पेशल केमिकल खाती है ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, दैट इज़ जब ये कैटरपिलर की स्टेज पे होती है अपनी, तो एक पॉइजनस वीड खाती है जिसकी वजह से ये बेकार सा टेस्ट उसके अंदर से आता है, ताकि कोई भी बर्ड उसे खाना पसंद ना करे एंड देयरफॉर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करे। फॉर प्लांट्स द हर्बीवोर्स आर द प्रेडेटर्स। प्लांट के ऊपर कौन फीड करता है, हर्बीवोर्स करते हैं एंड नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। फाइटो वर्ड प्लांट्स के लिए यूज़ होता है एंड फेगस मतलब उसके ऊपर फीड करते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें से 25% प्लांट के ऊपर ही फीड करते हैं। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पे वो फीड कर सकते हैं, जैसे प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स बहुत सारे। द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म अगर आकर फीड कर रहा है तो प्लांट्स तो रन अवे भी नहीं कर सकते। जैसे कि एनिमल्स तो भाग भी सकते हैं, डियर के पीछे अगर लाइन पड़ा तो डियर भाग भी सकता है, राइट, एंड एस्केप कर सकता है। बट प्लांट्स ने भी कुछ एडेप्टेशंस करी है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस उसने डेवलप करे हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स। जैसे कि थॉर्न्स, कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं, एकेशिया में भी थॉर्न्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है, वो डिफेंस का मेथड हो जाता है उसका, जिसकी वजह से जो ग्रेजिंग ऑर्गेनिज्म है वो उस पर आकर फीड नहीं करता। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर द केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर्स सिक विच व्हेन दे आर ईटन। दिस इनहिबिट द फीडिंग और डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन भी अफेक्ट कर देता है एंड इवन किल कर देता है। जैसे कि कैलोट्रोपिस वीड है, ये बहुत सारे फील्ड्स में ग्रो करती है। इसमें हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अगर किसी भी कैटल ने उसको खाया तो इसकी डेथ भी इवन हो सकती है। कुछ चीज़ें जैसे कि हमने निकोटिन, कैफीन, क्विनीन,
स्ट्राइसिन, ओपियम, ये सब निकाल रखे हैं फॉर आर यूजेस। अलग अलग टाइप की यूजेस हम करते हैं इन ड्रग्स का। तो ये एक्चुअली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ मीन्स ऑफ दियर डिफेंस। इस पर PYQ आ चुका है कि ये प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेंस। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है आया तो वो निकोटिन खा करके उसके ऊपर अलग इफेक्ट पड़ेगा, बट ह्यूमंस तो अब जानबूझ करके डेलिबरेटली उसको कंज्यूम करना चाह रहे हैं। ओपियम वो प्रोड्यूस करते थे ताकि एनिमल्स के ऊपर बुरे इफेक्ट्स पड़े एंड वो उनके ऊपर आकर के वापस से फीड ना करे ना। द सेकेंड टाइप इज़ कॉम्पिटिशन। पहला हमने प्रेडेशन देख लिया, नाउ कॉम्पिटिशन, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, लॉस होता है। डार्विन ने बताया था कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एंड ये ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ में ही होता है। एक पर्टिकुलर रिसोर्स, सेम रिसोर्स को यूज़ करने के लिए स्पीसीज़ क्या करेंगी, अलग अलग compete करती हैं कि ये मुझे ज़्यादा यूज़ करना है, ये मुझे ज़्यादा। बट ऐसा ट्रू नहीं था, बिकॉज टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज़ भी compete कर सकते हैं सेम रिसोर्स के लिए। जैसे कि इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या थे, फ्लामिंगोज थे और फिशेस थे, है ना। वो अब compete करते थे फॉर देयर कॉमन फूड दैट इज़ जू प्लैंकटन। अब उस लेक में जू प्लैंकटन था जिसके लिए फिशेस भी compete करती थी एंड फ्लामिंगोज भी। फ्लामिंगोज बर्ड्स थे जो चाहते थे कि जू प्लैंकटन उनको मिले। अब फिश और फ्लामिंगो, कहाँ फिश कहाँ पर एक बर्ड, ये भी अनरिलेटेड है स्पीशीज़ बिल्कुल, बट स्टिल वो compete करते थे फॉर द सेम रिसोर्स दैट इज़ जू प्लैंकटन लेक में। तो ये बिल्कुल ये फर्स्ट मिथ है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होते हैं वही compete करते हैं, ऐसा नहीं होता। सेकेंडली, द रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर। रिसोर्स लिमिटेड होंगे तभी कॉम्पिटिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन भी होता है जहाँ पे फीडिंग एफिशिएंसी जो होती है एक इंडिविजुअल की कम हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दूसरा इंटरफेयरिंग इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ दूसरा स्पीसीज। इवन इफ द रिसोर्सेज अबंडेंट है फिर भी, देयरफॉर कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस जिसमें फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज डिक्रीज हो जाती है इन द टर्म्स ऑफ आर because of the presence of another species. It is relatively easy to demonstrate in the laboratory experiments, जहाँ पे एक गैस ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था बहुत फेमस। when resources are limited for the competitively superior species जो होते हैं वो eventually eliminate कर देते हैं जो inferior species होते हैं ना उनको। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि एबिंगडन टॉर्टोइजेस, नहीं इनका एक्सपेरिमेंट नहीं है, गैलापागोस आइलैंड पे टॉर्टोइजेस थे विच हैड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द आइलैंड अपरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। गोट्स जो थे वो भी ग्रासेस पे फीड करते थे एंड टॉर्टोइजेस भी फीड करते थे। तो हुआ क्या कि जब गोट्स इंट्रोड्यूस हुई तो वो ज़्यादा फीड करने लग गई एंड ये जो टॉर्टोइजेस थे वो स्लो फीड करते थे जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए फ्रॉम एबिंगडन from that Galapagos Island. The occurrence of competition in nature comes from what is called as competitive release, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species है। अगर कोई superior species है तो definitely जो inferior species है वो उसका जो distribution है वो restricted होगा, एक particular region में ही होगा। It is found to expand if distributional range dramatically when the competitively superior species is experimentally removed। अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम सुपीरियर स्पीसीज़, जैसे आप अभी अज्यूम करो कि हम सारे लायन को रिमूव कर दें तो डेफिनेटली डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। इसी को एक्सपेरिमेंट से शो करा था कॉर्नेल ने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था जहाँ पे लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल्स थे जिनको बैलेनस कहते हैं, वो इंटरटाइडल एरिया पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। तो यहाँ पे स्मॉलर बार्नेकल्स जिनको हम चैथैलमस कहते हैं वो जो थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करते थे बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस। तो इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द कार्निवोर्स। गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो क्या कहता था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ जो होंगे वो compete करेंगे फॉर द सेम रिसोर्स एंड अगर वो compete कर रहे हैं तो वो साथ साथ कभी नहीं रहेंगे। जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर स्पीशीज़ होगी वो क्या करेगी, एलिमिनेट हो जाएगी बाय द सुपीरियर स्पीशीज़ एंड दिस विल बी ट्रू इवन इफ दिस इज़ ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, अदरवाइज नॉट।
ये गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, जो कुछ एक्सटेंट तक सही नहीं था, बिकॉज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ नहीं होंगे तब भी हमने देख लिया है कि कंपटीशन होता था, जैसे फ्लेमिंगोज एंड फिशेस compete करते थे जूप्लैंक्टन के लिए। More recent studies do not support such gross generalizations about competition. अभी ये accepted नहीं है ज़्यादा। Why? Because species facing the competition might evolve mechanisms that promote the coexistence rather than exclusion. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कहा था कि जो इन्फीरियर होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। रिसोर्स पार्टीशनिंग जैसा टर्म भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो कंपटीशन हो रहा है वो अवॉइड हो सकता है बाई, फॉर इंस्टेंस की मैक आर्थर ने क्या बताया था कि हम डिफरेंट टाइम्स हम कर सकते हैं फीडिंग की, एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैक आर्थर ने ये नोटिस करा था कि 5 स्पीसीज़ थी, डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ दिस बर्ड वार्बलर्स, जो एक सेम ट्री पर फीड करा करते थे, एंड इन्होंने कंपटीशन अवॉइड करने के लिए क्या कर लिया था, को एग्जिस्ट करने के लिए अपने बिहेवियरल डिफरेंसेस लाए थे फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में। कुछ किसी चीज़ पे फीड करा था, कुछ किसी और चीज़ पे। थर्ड वे ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज़ पैरासिटिज्म, जिसमें अगेन एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है। तो कोई भी पैरासाइट जो होता है वो होस्ट बॉडी पे क्यों आता है? क्योंकि उसको फ्री रहने की जगह मिलती है, फ्री लॉजिंग एंड प्लस फ्री मील्स मिलती हैं। पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व्ड सो मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। तो ये पैरासिटिज्म हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कस्कुटा के दूसरे प्लांट्स के ऊपर पैरासिटाइज करता है, एंड ऑल्सो वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलता है। मैनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, दैट इज़ एक पैरासाइट जो है वो एक ही होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर पाता है, in such ways that both the host and parasite tend to co-evolve। अगर अब होस्ट में कोई थोड़ा भी चेंज आता है तो पैरासाइट के अंदर भी चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो साथ साथ को-इवॉल्व करते हैं। दैट इज़ इफ़ द होस्ट को-इवॉल्व्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग एंड रेजिस्टिंग द पैरासाइट, उसकी वजह से पैरासाइट जो होगा वो भी मैकेनिज्म इवॉल्व करेगा उल्टा, टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज दैट, एंड इसकी वजह से सक्सेसफुल पैरासिटिज्म हो पाती है विद द सेम होस्ट स्पीसीज। इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफ स्टाइल्स पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन, जैसे कि अननेसेसरी ऑर्गन्स का उन्होंने लॉस किया, प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स जैसे कि सकर्स या सकर्स, जिनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी पे चढ़ते हैं, एंड द लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन उनको फास्ट इंक्रीज़ करनी है तो वो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखते हैं। एंड ऑल्सो सो वी नो नाउ कि पैरासाइट्स ने को इवॉल्व किया है विद द होस्ट, जिसकी वजह से अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का लॉस करा है, सकर्स की डेवलपमेंट की है, एंड ऑल्सो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी विद द लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही डाइजेस्टेड फूड मिलता है, तो असेसरी ऑर्गन्स की उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइफ साइकिल पैरासाइट्स की ऑफन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, दैट इज़ 2 या 2 से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको। फॉर एग्जांपल ह्यूमन लिवर फ्लूइड की बात करें तो ये फ्लूइड जो होता है लिवर फ्लूइड, दैट इज़ फैशियोला हेपेटिका, ये इसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पहला तो फिश की एंड दूसरा स्नेल की, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। मलेरियल पैरासाइट की भी बात करें तो इसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पहला तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड देन दूसरा होस्ट हम खुद ह्यूमंस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, मेजॉरिटी पैरासाइट्स क्या करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं टू द होस्ट, एंड दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड दे हैव मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। तो फिजिकली वीक कर देते हैं पैरासाइट किसी भी होस्ट को। द पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म वो एक्टो पैरासाइट्स होंगे, जैसे कि लाइस ह्यूमन हेड पे रहता है ना, टिक्स इन द डॉग्स वो बॉडी के बाहर रहते हैं। कुछ मराइन फिशेस के ऊपर एक्टो पैरासाइट्स दैट इज कोपोट्स होते हैं। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे हेज प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है, एंड इसने क्या को इवॉल्व किया है कि इसको कोई क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो खुद न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर लेता है, फ्रॉम द ट्री इटसेल्फ। सो इट डिराइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज़ पैरासाइटाइजेस, इसलिए इसने लॉस ऑफ क्लोरोफिल कर लिया विद टाइम इवोल्यूशन के साथ। द फीमेल मॉस्किटो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट, बिकॉज वो क्यों पैरासाइट की तरह कंसीडर नहीं होती, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द बॉडी खुद स्पेंड करना पड़ता है अगर हमें पैरासाइट की तरह कंसीडर होना है तो होस्ट बॉडी पर, है ना। बट वो तो बाहर ही सिर्फ मिल सक करके ब्लड मिल सक करके चली जाती है। एंडो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स में। लाइफ साइकिल एंडो पैरासाइट्स की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी एज़ कम्पेयर टू द
एक्टोपैरासाइट्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशंस उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स जो होते हैं वो ग्रेटली सिंप्लीफाइड होता है विद एम्फोसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। उनको फोकस किस पे करना रहता है कि अपनी पॉपुलेशन फटाफट उनको इंक्रीज़ करनी है सो दैट वो ईजिली पैरासिटाइज कर पाए, होस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वीक कर पाए। ब्रूड पैरासिटिज्म, ये एक टाइप की पैरासिटिज्म है एक्टो एंडो के अलावा, जिसमें क्या होता है कि बर्ड्स में देखने को मिलती है ये कोयल एंड क्रो के बीच में। जैसे कोयल जो होती है द पैरासिटिक बर्ड, वो अपना एग ले करेगी इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट, जो उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा, उसको इंक्यूबेट करेगा, सारी उसकी डेवलपमेंट प्रोसेसेस की हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो वो एग जो उसने डाला है उसमें, वो एग भी इवॉल्व होगा बिल्कुल होस्ट के एग की तरह देखने में, साइज़ कलर वो भी इवॉल्व कर लेगा, ताकि वो पता ना चल पाए उस पर्टिकुलर होस्ट बर्ड को कि ये दूसरे किसी भी बर्ड का एग है। देन और जिसकी वजह से वो उसको इजेक्ट कर सकता है। तो ऐसे इवॉल्व होते हैं, इसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहेंगे, कोयल एंड क्रो के बीच में जैसे जो देखने को मिलती है। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज कमेंसलिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, दूसरे को कुछ भी नहीं होता, न लॉस न बेनिफिट। वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अनदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। इसके एग्जाम्पल्स बस इंपॉर्टेंट है अपने को, जैसे कि ऑर्किड जो ग्रो करता है एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच। तो मैंगो के ट्री के ऊपर छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं, जिनको हम ऑर्किड्स कहते हैं। तो मैंगो को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट ऑर्किड को बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ शेल्टर मिल रहा है उसको वहाँ पर। बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल, वेल को कुछ नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं हो रहा, ना गेन हो रहा, बट बार्निकल्स को क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है एंड ऑल्सो शेल्टर मिल रहा होता है। कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल्स, ये क्लोज एसोसिएशन में हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कैटल इग्रेट्स एक बर्ड्स का नाम है, ठीक है। वाइट बर्ड्स जो जब कैटल फीड कर रहा होता है ग्रासेस को, तो उसके पास ये वाइट बर्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैटल ईट कर रहा होता है अपनी ग्रासेस को, तो वो शेक कर रहा होता है बहुत ज़्यादा विगरसली, जिसकी वजह से जो ग्रासेस में कुछ जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिनको ईजिली कैटल इग्रेट्स क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं एंड ईट कर लेते हैं। अदरवाइज जो बहुत मुश्किल होता है उनको खुद से करने के लिए, राइट। सी एनिमोन एंड सी एनिमोन क्या होता है, ये एक सीलेंट्रेटा में एग्जाम्पल है सी एनिमोन, जिसमें स्टिंगिंग टेंटिकल्स होंगे एंड द क्लाउन फिश। तो स्टिंगिंग टेंटिकल्स होंगे, उसके अंदर आकर के क्लाउन फिश क्या करती है, छिप जाती है, जिसकी वजह से दूसरे प्रेडेटर्स उसको अटैक नहीं कर पाते। और सी एनिमोन को क्या है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, राइट। म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल लाइकेन का एसोसिएशन, जहाँ पे फंगस जो होता है उसको फोटोसिंथेटिक एल्गा या साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, फूड प्रिपेयर कर करके देता है, एंड फंगस न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करता है एंड शेल्टर देता है टू द एल्गा। माइकोरेजा एक एसोसिएशन होता है जिसमें फंजाई विद द हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स के साथ शो करता है। जैसे पाइनस में फंजाई क्या करेगा, यहाँ पे अब अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा जो प्लांट को प्रोवाइड करेगा, एंड प्लांट उसको एज अ शेल्टर प्रोवाइड करता है। इज इट क्लियर? एंड ऑल्सो फूड भी प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड करेगा। पॉलिनेशन में भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ जो थी वो बिल्कुल एक दूसरे के लिए क्या हो चुकी हैं, फिक्स्ड हो चुकी हैं कि अगर पॉलिनेट होंगे तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज से ही होंगे। दिस इज़ ऑल्सो म्यूचुअलिज्म। मॉथ युक्का की रिलेशनशिप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज़ में क्या होता है, 1-to-1 रिलेशनशिप होती है बिटवीन द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ द वास्प। फिग जो होता है वो सिर्फ वास्प से ही पॉलिनेट होता है, यहाँ पे कोई इवोल्यूशन हुआ है, जिसका मतलब ये क्या है कि अगर ये फिग है वो अगर पॉलिनेट होगा तो वास्प स्पीसीज से ही होगा, दूसरे कोई स्पीसीज नहीं कर सकती। द फीमेल वास्प जो क्या करेंगे, फ्रूट्स तो खाएंगे ही खाएंगे वहाँ से फ्रॉम द फिग वाइल पॉलिनेटिंग, एंड ऑल्सो ओवी पोजिशन का भी लोकेशन प्रोवाइड करता है ये फिग, जहाँ पे जो फीमेल वास्प है वो एग ले करती है और सेफ एनवायरनमेंट देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्स, राइट। एंड डेवलपिंग सीड्स, जब फ्रूट की डेवलपिंग सीड्स होने लग जाती हैं तो एग जो भी लार्वे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज़ द फिग का फ्लावर है ये, जिसमें पॉलिनेशन थ्रू द मॉथ, ये मॉथ हैं जिनके साथ पॉलिनेट ये होते हैं सिर्फ। नाउ
अब हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर में पहुंच चुके हैं. वास्प पॉलिनेट द फिग इनफ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग फॉर द स्टेबल प्लेस टू ले एग्स, एंड जिसकी वजह से पॉलिनेशन फेवर हो जाता है. फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ द डेवलपिंग सीड्स, उसको खाने के लिए डेवलपिंग वास्प लार्वाई को. ठीक है. अब ऑर्किड्स में एक सेक्सुअल डिसीट मेथड देखने को मिलता है, दैट इज स्यूडोकॉपुलेशन मेथड. इसमें क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं वो रिसेंबल करते हैं टू द फीमेल बम्बल बीज या बीज, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पहले तो जो इन स्पेशल ऑर्किड्स को क्या कहते हैं, ओफायरस या मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स, जो सेक्सुअल डिसीट का मेथड यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग पॉलिनेटेड बाय द बीज. एक पेटल रिसेंबल करेगा बिल्कुल सेम टू सेम द फीमेल कलर मार्किंग साइज में, जिसकी वजह से मेल बी विल कम एंड स्यूडोकॉपुलेट, एंड नेक्स्ट पे जब जाता है तो ये पॉलिनेट कर जाता है प्लांट को, राइट. एंड ये कोइवोल्यूशन प्रोसेस शो करेंगे, दैट इज़ अगर फीमेल बम्बल बी में थोड़े भी चेंजेस आते हैं तो ये पेटल्स भी को इवॉल्व करेंगे और वैसे सिमिलर से चेंजेस लाएंगे ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस चलता रहे, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर. आई होप you guys did like this session and help me. So thank you so much for watching my video.